हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी मलयालम लव स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन और बिजू मेनन साथ में काम किया है। मूवी तो बहुत अच्छी है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके अपना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को पाते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और पास में बेल आइकन को क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। इस तरह हमें दूसरी वीडियोस बनाने की एंकरेजमेंट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करेंगे। मूवी शुरू होते ही केरला के एक घर में उस घर की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर चले जाने पर उस घर के सारे लोग उस लड़की को कैसे ढूंढे ये सोचते रहते हैं। ठीक उसी समय उस लड़की के घर में पप्पा नाम का आदमी उस घर में शांतनु की तस्वीर देखकर कहता है कि इसकी तस्वीर घर में क्यों लगाया है। इस शहर में प्यार करके शादी करने वाले लोगों को यही प्रेरणा है। इन जैसे लोगों की तस्वीर घर में लगाकर लड़की भागने पर दुखी होने से क्या फायदा है। ठीक उसी समय में घर से भाग गई वो लड़की मिलने पर उसकी फैमिली लड़की को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर काउंसलिंग दिलवाने से कुछ बदलाव आएगी, ये सोचकर उसकी फैमिली उसको एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब इस लड़की डॉक्टर से की गई सारी बातों में ज्यादा प्यार के बारे में ही बातें करती है। ये देखकर डॉक्टर बाहर आकर उसके परिवार से पूछता है कि क्या आपकी लड़की ज्यादा लव स्टोरीज की किताबें पढ़ती है या लव स्टोरीज की मूवीज देखती है क्या, इसलिए ज्यादा प्यार की बातें ही कर रही है। डॉक्टर की बातें सुनकर पप्पन कहता है कि मैं यही शुरू से बता रहा हूँ, लेकिन इस सबके कारण किताब या मूवीज नहीं है। इस लड़की की माँ को एक छोटा भाई है जो इसकी मामा लगता है। उसको इंडियन नेवी में अच्छी नौकरी भी थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर एक नॉर्थ इंडियन लड़की से प्यार करके कुछ सालों से उस लड़की को ढूंढ रहा है। उसको देखकर शहर के सारे लोग बिगड़ते जा रहे हैं। वो सारी दिशाओं में ढूंढकर अब लक्षद्वीप जा रहा होगा, इस तरह कहता है पप्पन। तब शांतनु एक शिप में लक्षद्वीप जा रहा होता है। उसी शिप में डॉक्टर शेरलिन एक गिटार बजाती हुई गाना गाती रहती है। उसको देखकर शांतनु डॉक्टर शेरलिन से कहता है कि आप संगीत सीख कर गाती तो अच्छा होगा। इस तरह उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। इन दोनों लक्षद्वीप पहुंचने पर वहाँ एक आदमी हाथ में बैग लेकर समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश करता है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले उसका पीछा करते रहते हैं। ये सब देखकर तुरंत शांतनु पानी में कूदकर भागने वाले आदमी को पकड़कर बाहर लाने पर वहाँ के पुलिस वाले आकर बताते हैं कि ये केवल इंडियन नेवी का ड्रिल है और ये आदमी एक नेवी ऑफिसर है। इस ड्रिल के लिए एक टेररिस्ट की तरह नाटक किया है। तब वहाँ पर कोया नाम का आदमी आकर पुलिस वालों को कहता है कि यह है मिस्टर शांतनु, यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए आया है। एक एक्स नेवी ऑफिसर है, इसलिए इस तरह पानी में कूदकर उसको पकड़ा है। मैं इनको लेने के लिए ही आया हूँ। इस तरह कहकर शांतनु को गांव में ले जाकर सबसे परिचय करवाने के बाद शांतनु के लिए तैयार किया गया घर को दिखाता है कोया। ठीक उसी समय में शांतनु कोया की बहन दुआ को देखता है। दुआ कहती है कि इंजेक्शंस देने के लिए जाना है। तब शांतनु पूछता है कि तुम्हारी बहन नर्स है क्या। तब कोया बताता है कि मेरी बहन 3 साल MBBS की पढ़ाई किया है, तो फाइनल ईयर की पढ़ाई क्यों नहीं किया है। शांतनु इस तरह पूछने पर कोया बताता है कि दुआ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने ही उसे कॉलेज जाने के लिए मना किया है। अगले दिन शांतनु लाइट हाउस के पास जाता है। वहाँ के वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ काम करने वाला जकरिया कहाँ है। तब उस वॉचमैन हड़बड़ाकर कहता है कि जकरिया यहाँ नहीं है, किसी काम से 1 महीने की छुट्टी लेकर केरला गया है। लेकिन लाइट हाउस में काम करने वाला जकरिया उसी शहर में रहकर दूर से शांतनु को देखता रहता है। कुछ समय बाद शांतनु राजीव के पास जाकर बात करता रहता है। तब राजीव थोड़ा टेंशन में होता है। उसको देखकर शांतनु राजीव से पूछता है कि क्या हुआ। तब राजीव बताता है कि केरला से मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, लेकिन अब उसको वापस जाने के लिए अगले 4 दिन तक कोई शिप्स नहीं है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। अगर किसी पेशेंट का हालत बहुत खराब हुआ और यहाँ ट्रीटमेंट काफी नहीं हुआ तो उसे हम एयर एम्बुलेंस मतलब एक हेलीकॉप्टर में कोच्चि ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस होने पर ही ऐसा करते हैं। ऐसा करने के लिए पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होनी चाहिए और पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी है, इस तरह डॉक्टर एक लेटर लिखना होगा। अगर डॉक्टर सीरियस कंडीशन ना होने पर भी ये सब किया तो पेशेंट को फाइन भरना होगा और डॉक्टर की नौकरी चली जा सकती है। इसलिए बहुत इमरजेंसी केसेस की पेशेंट्स को ही हेलीकॉप्टर में ले जा सकते हैं। इस तरह शिफ्ट करने के समय में अगर हेलीकॉप्टर में जगह हो तो कोई भी पैसे देकर यहाँ से कोच्चि जा सकते हैं। इसलिए मैं अपना भाई को वापस भेजने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करके पूछा है इस तरह की कोई इमरजेंसी केसेस है क्या, लेकिन उसने बताया है कि अभी इस तरह की कोई केस नहीं है। इस तरह कहता है राजीव। इसके बाद शांतनु डाइविंग स्कूल जाकर वहाँ पर स्टूडेंट्स को डाइव करना सिखाता रहता है।
ठीक उसी समय में वहां पर पड़ा हुआ 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखकर शांतनु कहने लगता है कि इन 4 सिलेंडर्स की कंप्रेसर में लुब्रिकेंट ऑयल लीक होके हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अगर इन सिलेंडर्स को उपयोग किया तो डाइव करने वाला 4 घंटों में मर सकता है। इस तरह कहकर उन सिलेंडर्स को बदलने के लिए कहता है। इसके बाद धीरज नाम का नेवी ऑफिसर शांतनु के पास आकर अपना परिचय करता है। धीरज को देखकर शांतनु कहता है कि उस दिन पानी में कूदने वाला आप ही थे ना? माफ करना, मुझे पता नहीं है, आपका ड्रिल चल रहा है इसलिए आपके ड्रिल को खराब किया था। यह सुनकर देवराज पूछता है कि वैसे भी मैंने सुना है आप डीप सी डाइविंग में रिकॉर्ड हासिल किया है। तब शांतनु बताता है कि हाँ, मैंने रिकॉर्ड तो हासिल किया है, लेकिन मेरी मकसद वो नहीं है। मेरा एक करीबी इंसान बहुत दिनों से गायब है, फोन कॉल से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि डीप सी डाइविंग में रिकॉर्ड हासिल किया तो इसकी जानकारी पेपर और मीडिया में देखकर उस इंसान की फोन कॉल आने की उम्मीद में किया है, लेकिन कोई जानकारी या फोन कॉल नहीं आया है। अगले दिन शांतनु को रास्ते में जकरिया दिखने पर शांतनु उसको बुलाता है, लेकिन जकरिया शांतनु से दूर भागता है। तब शांतनु उसका पीछा करते हुए जाता है। इस तरह दोनों लाइट हाउस के ऊपर पहुंचते हैं। इन दोनों को देखकर कोया भी वहां पर पहुंचता है। जकरिया को देखकर शांतनु पूछने लगता है कि कितने दिन से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा फोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? इसलिए मैं तुझसे बात करने के लिए यहाँ डाइविंग टीचर की तरह आया हूँ। क्यों तुम मुझे ना मिलकर दूर भाग रहे हो? ये सुनकर जकरिया कहता है कि अगर मैं तुम्हारा फोन कॉल्स लिफ्ट ना करने पर तुम सीधा यहाँ पर आने की बात पता होता तो मैं तुम्हारी फोन कॉल्स जरूर उठाता। मुझे लगा कि फोन कॉल्स नहीं उठाया तो तुम फोन कॉल्स कर करके थक जाकर रुक जाएगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह जकरिया पूछने पर शांतनु बताता है कि यहाँ पर नावल बेस में नशीब इमाम नाम का नेवी ऑफिसर है। नाम और उम्र के हिसाब से नशीब नदीरा का बाय रखता है। नशीब से पूछने पर नदीरा के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन मैं सीधा गया तो नशीब मुझे पहचान कर कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए तुम जाकर नशीब से मिलकर उसे कुछ शक ना होते हुए नदीरा के बारे में जानकारी ले आना होगा। शांतनु की बातें सुनकर जकरिया गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपने आप को कोई 25 साल का लड़का समझता है क्या? कुछ जिम्मेदारी ना लेते हुए इस तरह घूम रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया है। नेवी में अच्छी खासी नौकरी करता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर शांतनु दुखी होकर रोता है। ये देखकर कोया पूछता है कि शांतनु क्यों रो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब जकरिया कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहन दुआ के जैसा हेल्थ प्रॉब्लम है इसे। तब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। उस समय जकरिया और शांतनु नेवी में ऑफिसर्स की काम करते रहते हैं। उस दिन नेवी बेस में कुछ त्योहार का समय था। उस त्योहार में शांतनु पहली बार नदीरा को देखता है, लेकिन नदीरा शांतनु के सीनियर ऑफिसर की बेटी होने का सच ना पता होने से शांतनु नदीरा को इम्प्रेस करने के लिए स्टेज पर जाकर गाना गाता रहता है। ये सब कुछ नहीं जानते हुए जकरिया भी शांतनु को गाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। ये सब नदीरा के पिता जाफर देखकर अगले दिन शांतनु और जकरिया को अपना ऑफिस में बुलाकर वार्निंग देकर भेजता है। लेकिन शांतनु और नदीरा के बीच दूरियां कम होकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये देखकर शांतनु के दोस्त जकरिया सोचता है कि अगर इस बात जाफर को पता चली तो बहुत डेंजर हो सकता है। इसलिए जकरिया शांतनु को प्यार करने से रोकने की कोशिश करता है। एक दिन शांतनु और नदीरा स्विमिंग पूल के पास अकेले वक्त बिताते समय जकरिया उसी तरफ जाते हुए इन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है और इनको किसी और ने देखने की डर से वहाँ पर खड़ा होकर देखता रहता है। ठीक उसी समय उसी तरफ आता है नदीरा का फादर जाफर। तब शांतनु और नदीरा को देख लेता है। इसके बाद जाफर, शांतनु मेरी बेटी के साथ बदतमीजी किया है और जकरिया इसमें शांतनु की मदद किया है। इस तरह जाफर शांतनु और जकरिया पर नेवी कोर्ट में शिकायत करता है। इससे शांतनु के साथ साथ जकरिया, जिसे इस प्यार की बातों से कुछ संबंध नहीं होने पर भी नेवी कोर्ट जाना पड़ता है। तब कोर्ट में नेवी ऑफिसर शांतनु से पूछते हैं कि 15 साल की माइनर बालिका के साथ तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? इस तरह पूछने पर शांतनु उनको बताता है कि मुझे नहीं पता है, नदीरा की उम्र सिर्फ 15 साल है। तब एक ऑफिसर शांतनु और जकरिया दोनों को एक कमरे में ले जाकर कहता है कि अगर ये सब जान के हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, सजा तो मिलेगी ही। अब नौकरी से निकलकर क्रिमिनल केस भी लगा सकते हैं, इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ देना अच्छा होगा। नेवी आपको नौकरी से निकलने से पहले ही आप खुद रिजाइन कर दो। इस तरह करने से मैं जाफर को किसी तरह की केस ना करने के लिए मना लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेवी एक्शन लेने पर आप नेवी में किसी तरह की नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप खुद नौकरी छोड़ दिया तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में ट्रेनर या किसी कोस्ट गार्ड की नौकरी कर सकते हैं। उस ऑफिसर की बातें सुनकर जकरिया दुखी होकर नौकरी से रिजाइन करके वहाँ से चला जाता है। जकरिया के जाने कुछ समय बाद शांतनु से प्यार कर रही नदीरा उस ऑफिसर के पास आती है। नदीरा को देखकर उस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 15 साल है। आज का पसंद तुम्हें कल पसंद नहीं आएगी। तुम्हारी इस काम की वजह से यहाँ के 2 ऑफिसर्स की नौकरी चली गई है। इस सब को तुम प्यार कह रही हो, लेकिन 5 साल बाद ये सब याद करके तुम्हें हंसी आएगी। ये सब सुनकर नदीरा कहती है कि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं शांतनु से सच्चा प्यार कर रही हूँ। चाहे तो आप देख लीजिए, 5 साल के बाद भी हमारे प्यार में कोई बदलाव नहीं आएगी।
इस तरह नदीरा चैलेंज करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब कुछ कोया और जकरिया को बताता है शांतनु। ये सुनकर कोया पूछता है कि क्या 5 साल के बाद नदीरा आपसे मिलने आई थी? तब शांतनु कोया को बताने वाला ही होता है। तब एक आदमी वहाँ आकर बताता है कि गांव में किसी की तबीयत ठीक नहीं होने पर उसे हेलीकॉप्टर में कोच्चि ले जा रहे हैं और तुम्हारी बहन दुबा भी उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर वहाँ जाने के लिए तैयार है और डॉक्टर शेरलिन को तुम्हारी बहन को हेलीकॉप्टर में बिठाई है। इस तरह कहने पर कोया तुरंत हेलीकॉप्टर के पास जाता है। ये देखकर शांतनु पूछता है कि क्या हुआ, कोया इस तरह क्यों भाग रहा है? तब जकरिया बताता है कि कोया की बहन दुआ भी तुम्हारी तरह किसी से प्यार किया है। उसकी कॉलेज के दिनों में एक लड़का को पसंद करके उससे प्यार करती थी, लेकिन कोया को ये बात पता चलने पर बीच में ही दुआ की पढ़ाई रोक लिया है। दुआ से प्यार करने वाला लड़का कोच्चि में रहता है, इसलिए दुआ बहुत बार वहाँ जाकर उससे शादी करने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ के लोग कोया को जानते हैं, इसलिए कभी भी दुआ यहाँ से भाग जाने की कोशिश करती तो कोया को पता चल जाता है और कोया बीच रास्ते से ही उसे घर वापस ले आता है। अब डॉक्टर शेलिन की मदद से हेलीकॉप्टर में भाग जाना चाहती होगी, लेकिन यहाँ तुम्हारी प्यार की जैसा मतभेद के कारण से ये सब नहीं हो रहा है। कोया अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार से बड़ा किया है, इसलिए वो चाहता है कि यहाँ इसी द्वीप में अच्छे से लड़के को देखकर शादी करना चाहता है। कोया सोचता है कि ऐसा करने से उसके आंखों के सामने वो लोग खुश रहेंगे। इस तरह डॉक्टर शेलिन की मदद से दुआ भाग जाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय में कोया वहाँ पहुँच जाता है और रोते हुए कहता है कि अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ कैसे जी सकता हूँ। ये सुनकर दुआ हेलीकॉप्टर से उतरकर वापस आ जाती है। ये सब कुछ वहाँ जाकर शांतनु और जकरिया देखते रहते हैं। ठीक उसी समय में नेवी ऑफिसर धीरज को हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए देखकर शांतनु कहता है कि उसका नाम धीरज है। नदीरा के भाई नसीब के बारे में उससे कुछ जानकारी मिल सकती है, मैं उससे परिचय बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह शांतनु जकरिया से कहता है। ये सब राजीव सुनकर कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं, वो ऑफिसर भी तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहा है। तब शांतनु सोचता है कि वो मेरे बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहा है। इस बात पर शक करके शांतनु उस हेलीकॉप्टर की पैसेंजर्स लिस्ट देखने पर पता चलता है कि उस लिस्ट में धीरज नाम के बदले में नसीब इमाम का नाम होता है। तब शांतनु को समझ में आता है कि धीरज कोई और नहीं है, वो नदीरा का भाई है। शांतनु को लगता है कि अगर नसीब के बारे में मुझे पता चला तो अपनी बहन की डिटेल्स देने की डर से वो नाम बदलकर यहाँ से ट्रांसफर लेके चला गया है। तब शांतनु दुखी होता है कि नदीरा को मिलने की सिर्फ यही एक मौका बचा था, लेकिन उसका भाई मुझे पहचान कर यहाँ से चला गया है। उसी समय में राजीव शांतनु के पास आकर बताता है कि मैं अभी पता लगाया हूँ, नसीब यहाँ से ट्रांसफर लेके नहीं गया है, वो सिर्फ 10 दिन की छुट्टी लेकर गया है। नसीब वापस आने के बाद तुम उससे बात करके नदीरा के बारे में जान सकते हो। उसी समय कोया वहाँ आकर शांतनु से पूछता है कि हमारी बात बीच में ही रुक गई है, वैसे क्या हुआ, 5 साल के बाद नदीरा तुमसे मिलने आई थी या नहीं? तब शांतनु फिर से फ्लैशबैक की कहानी बताना शुरू करता है। 5 साल के बाद शांतनु केरला में डाइविंग ट्रेनर के काम करता रहता है। एक दिन पुलिस वाले आकर शांतनु को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाते हैं। वहाँ नदीरा के पिता जाफर होता है। तब जाफर शांतनु को देखकर एसीडी को चलाता है और उसमें नदीरा कहती है कि अब मैं 15 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं अब भी शांतनु से प्यार कर रही हूँ, इसलिए मैं शांतनु के पास जा रही हूँ। इस तरह उस वीडियो में होती है। ये सब दिखाने के बाद जाफर शांतनु से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब नदीरा उसके पिता को फोन कॉल करके शांतनु को फोन देने के लिए कहती है। तब जाफर शांतनु को फोन देने पर नदीरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे एड्रेस जानना मुझे बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पिता को तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैं घर से चले जाने की नाटक किया है। मैं घर पर ही थी, मुझ तक कैसे पहुँचना तुम्हें पता है ना। एक कहकर फोन रख देती है नदीरा। तब जाफर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शांतनु इंस्पेक्टर को मिलकर पूछता है कि जाफर मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन में उसका पता लिखा होगा ना, वो एड्रेस क्या है? इस तरह पूछने पर इंस्पेक्टर कहता है कि वो एड्रेस उस कंप्लेंट में ही होगी। इसके बाद शांतनु तुरंत एड्रेस जानकर लखनऊ पहुंचकर नदीरा के घर जाता है। तब नदीरा और शांतनु को देखकर जाफर कहता है कि मेरा मौत होने के बाद तुम उसके साथ चले जाना। एक लेते हुए गन हाथ में लेता है। ये देखकर नदीरा कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर शांतनु से शादी नहीं करूंगी। आपके चले जाने के बाद भी मैं आपको पसंद ना होने वाली शादी नहीं कर पाऊंगी। कितने साल भी हो, आपको शांतनु पसंद आने तक मैं इंतजार करूंगी। एक कहकर नदीरा शांतनु को वहाँ से भेज देती है। तब से नदीरा और शांतनु जाफर की अनुमति मिलने की इंतजार करते हुए बीच बीच में शांतनु नदीरा से मिलता रहता है और दोनों फोन में बात करते रहते हैं। इसके साथ साथ दोनों
एक दूसरे को म्यूजिक डीवीडीज बेचते रहते हैं। एक दिन शांतनु को नदीरा से नहीं जाफर से एक डीवीडी आती है। उसको चलाने पर जाफर की आवाज सुनाई देती है। उसमें जाफर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम दोनों हर रोज फोन में बातें करके लगातार डीवीडीज बेचने से ही एक दूसरे को अपने प्यार की बात याद रहेगी क्या? अब से तुम नदीरा का आवाज नहीं सुन पाएगा। इस तरह उस डीवीडी में होता है। उसी दिन से नदीरा से शांतनु को किसी तरह की डीवीडी या फोन कॉल्स नहीं आते हैं। नदीरा का मोबाइल भी स्विच ऑफ आता रहता है। तब शांतनु कुछ दिन इंतजार करके फिर से लखनऊ जाने पर उसे पता चलता है कि जाफर और उसकी फैमिली वहाँ से जा चुके हैं। तब शांतनु क्या हुआ होगा ये जानने के लिए कोशिश करता है। तब नदीरा का भाई लक्षद्वीप में नेवी ऑफिसर का काम करने की बात शांतनु को पता चलने पर यहाँ पर आता है। इस तरह बीता हुआ सब कुछ शांतनु बताता है। तब ये सुनकर राजू कहता है कि हो सकता है तुम्हारे मोबाइल नंबर नदीरा के पास ना होने के कारण वो तुमको कॉल नहीं कर पा रही होगी। तब शांतनु कहता है कि मैं भी यही सोचा था, इसलिए मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए डीप सी डाइविंग में किसी और ना जाने की गहराई में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इसी बात को सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में बताकर मेरे सारे डिटेल्स नदीरा तक पहुंचाने की प्रयास किया है। रिकॉर्ड तो मिल गया है, लेकिन नदीरा से अभी तक कोई फोन कॉल या कांटेक्ट नहीं हो पाया है। ये सुनकर कोया कहता है कि जाफर बहुत बुरा आदमी है ना, अगर वो अपने बेटी को एक हिंदू से शादी नहीं करने के लिए नदीरा को मार दिया तो? तब जकरिया कहता है कि तुम इस तरह की बातें मत करो, शांतनु इन बातों से और ज्यादा परेशान होगा। इस तरह नसीब के छुट्टी लेने के 10 दिन शांतनु वहीं पर बिताता है। नसीब आने के दिन आता है। उस दिन शांतनु वहाँ पे आने वाले सारे बोट्स में नसीब को ढूंढता रहता है, लेकिन नसीब नहीं आता है। तब शांतनु सोचता है कि नसीब जानबूझकर अपना नाम बदलकर मुझसे परिचय किया है और अब भी अपनी बहन के बारे में मुझे पता चलने की डर से यहाँ से चला गया है। वहाँ नदीरा को कुछ हुआ होगा क्या, इसीलिए वो मुझसे मिलना अवॉइड कर रहा है क्या? इस तरह शांतनु के मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, लेकिन नसीब नाव में नहीं हेलीकॉप्टर में वापस आता है। अगले दिन शांतनु के पास आकर नसीब कहता है कि मेरे पापा बहुत चालाक है, उनकी विचार भी बहुत अलग है, इसीलिए एक दिन नदीरा आपको भेजने के लिए डीवीडी रिकॉर्ड करते समय मेरे पापा देखकर उससे कहने लगा है कि तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है क्या? अगर इस तरह तुम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं किया तो एक दूसरे को भूल जाएंगे क्या? इस तरह मेरे पापा नदीरा को गुस्सा दिलाने पर नदीरा ने कहा कि ठीक है, अब से मैं शांतनु को कॉल नहीं करूंगी और डीवीडीज भी नहीं भेजूंगी। इस तरह नदीरा कहने से मेरे पापा खुद एक डीवीडी बनाकर तुमको भेजा है। उसके बाद परिवार के साथ लखनऊ छोड़कर हम चले गए हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर पोस्टिंग मिलने पर मैं यहाँ आ गया हूँ। इस तरह जो कुछ भी हुआ नसीब शांतनु को बताता है और ये भी कहता है कि यहाँ पर तुम मेरी बहन को ढूंढते हुए देखकर मैं खुद अब दोनों को मिलवाना चाहता था, इसलिए मैं 10 दिन छुट्टी लेकर मेरे पापा को मनाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। मेरे पापा ना मानने की वजह सिर्फ तुम्हारी धर्म नहीं है, तुम उनके नीचे काम करके उनकी बेटी को शादी करना उनको पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुमको अपनी बहन के पास ले जा सकता हूँ। नसीब इस तरह कहने पर शांतनु कहता है कि नदीरा से इतने दिन कांटेक्ट नहीं होने पर मैं डर गया कि वो ठीक है या नहीं। वो अब ठीक है, मुझे यही काफी है। मैं अब नदीरा से शादी करने के लिए कितने भी वक्त इंतजार करूंगा और आपके पिता मानने पर ही हम दोनों शादी करेंगे, इस तरह कहता है शांतनु। उसी समय में नावी के लोग कुछ सिक्योरिटी रीजंस बताकर 2 दिन लक्षद्वीप से कोच्चि को कोई नाव नहीं जाने की शर्त रखते हैं और डॉक्टर शेलिन के पास जाकर कहते हैं कि अगले 2 दिन अगर किसी इमरजेंसी से किसी को भी कोच्चि भेजने से पहले हमको बताना होगा। ठीक उसी समय में नदीरा के पिता जाफर शांतनु को फोन करके कहता है कि मैंने सोचा तुम दोनों को अलग अलग रखने से एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन अब मेरा बेटा भी आप दोनों के लिए मुझसे झगड़ा किया है। कल मैं नदीरा को कोच्चि ले आता हूँ, तुम कल शाम से पहले वहाँ आया तो मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर शांतनु कहता है कि कल मैं वहाँ जरूर आऊंगा। तब जाफर पूछता है कि तुम वहाँ कैसे आएगा? अगले 2 दिन वहाँ से कोई नाव यहाँ ना आने की प्रबंध मैंने ही किया हूँ। ये कहकर जाफर फोन रख देता है। तब शांतनु को देखकर जकरिया कहता है कि ये सब कुछ जाफर का प्लान है। अब अगर तुम वहाँ जाने की कोशिश में मर गया तो वो अपनी बेटी को किसी और से शादी करने की प्लान किया है, उसकी बातें मत सुनो। तब शांतनु कहता है कि नदीरा से शादी करने की किसी भी मौका को मैं नहीं छोड़ूंगा, कैसे भी करके कल मुझे वहाँ पहुँचना होगा। तब शांतनु के लिए कोया और राजीव दोनों अपने जान पहचान वालों को फोन कॉल्स करके किसी तरह एक नाव में शांतनु को कोच्चि भेजना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें काम नहीं आती है। आखिर में शांतनु निराश होकर कोया और राजीव को घर जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद शांतनु जकरिया से कहता है कि
हम दोनों पहले की तरह एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा। वो प्लान हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कोया और राजीव को भी मत बताना, तभी उन दोनों की रिएक्शन साधारण सा लगेंगे। इस तरह शांतनु के बात सुनकर जकरिया मान लेता है। अगले दिन की सुबह शांतनु ऑक्सीजन सिलेंडर से कार्बन मोनोऑक्साइड की सांस लेकर सिलेंडर को बाजू में रखकर सोने की नाटक करता है। तब जकरिया बहुत दुखी होकर जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाकर कहता है कि शांतनु जहर वाली सांस लिया है। ये सब देखकर सारे लोग शांतनु को अस्पताल ले जाते हैं। तब डॉक्टर शेलिन से शांतनु के प्यार की कहानी बताकर कहता है कि नदिरा के लिए शांतनु खुदकुशी कर रहा है। तब शांतनु की हालत बिगड़ जाने के डर से डॉक्टर शेरलिन तुरंत हेलीकॉप्टर को तैयार करने के लिए कहती है। ये जानकर नावी के ऑफिसर्स वहां पहुंचकर ये सब रोकने की कोशिश करते हैं। तब डॉक्टर शेरलिन कहती है कि पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। तब नावी ऑफिसर्स तुरंत जाफर को फोन करके कहते हैं कि आगे से आपके निजी मामलों में इंडियन नेवी को बीच में मत लाइएगा। ये कहकर फोन रख देते हैं। प्लान के अनुसार शांतनु को हेलीकॉप्टर में कोच्चि ले जाते समय शांतनु को देखकर नसीब भी कोच्चि जाने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ता है। हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर जाने के बाद अब तक रोने की नाटक किया जकरिया जोर से हंसकर कहता है कि हेलीकॉप्टर में जाने के लिए शांतनु और मैं दोनों मिलकर इस तरह नाटक किया है। यह सुनकर नसीब और दुआ चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तब शांतनु रक्त की उल्टियां करके जकरिया को बताता है कि मैं सच में खुदकुशी करने की कोशिश किया हूँ। मैंने ये सब नदिरा के लिए ही किया है। अगर मैं ये सब पहले तुम्हें बता दिया तो तुम इस तरह मुझे करने नहीं देगा, इसलिए मैं तुमसे भी झूठ बोला हूँ। इससे सारे लोग घबरा कर रोते हुए शांतनु को अस्पताल ले जाते हैं। तब नदिरा के लिए शांतनु अपना जान लेने की बात जाफर को पता चलने के बाद जाफर अपना मन बदल कर नदिरा को शांतनु से शादी करने के लिए मान जाता है। तब कोया को देखकर डॉक्टर शेरलिन कहती है कि तुम शांतनु को कैसे भी करके नदिरा से मिलवाने की इतना प्रयास किया है। दोस्त की प्यार के लिए इतना कर रहे हो, लेकिन बहन की प्यार के लिए क्यों नहीं मान रहे हो। इस तरह डॉक्टर शेरलिन कोया को डांटती है। इससे कोया भी अपनी बहन का प्यार समझकर दुआ को भी उसके प्यार के पास जाने के लिए कहता है। तब दुआ अपने प्यार के पास जाती है। कुछ समय बाद शांतनु और नदिरा की शादी होती है। इस तरह शादी होने के बाद नदिरा और शांतनु अपना अतीत याद करते हैं। नदिरा और शांतनु दोनों मिलकर एक सूफी सेंटर जाते हैं। वहाँ इन दोनों को देखकर एक आदमी कहता है कि इतिहास में मशहूर हुआ अनारकली का असली नाम नदिरा है और सलीम का मतलब है पीस यानी शांति। मलयालम में पीस का मतलब है शांतनु। इस तरह इन दोनों के नाम का अर्थ बताता है। इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो सन नेक्स्ट ऐप पर देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।